हमारे साथ हैं श्री सुभाष जी शर्मा, जो कि 1975 से खेती से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जैविक खेती के लाभों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है एवं उन्हें प्रदर्शित भी किया है। जैविक खेती आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक हो सकती है, ऐसे कई सारे भ्रमों को इन्होंने पीछे छोड़कर वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर डोरली गांव में इस जमीन को 3 वर्ष पहले अर्जित किया और यहां पर जैविक खेती के प्रयोग को करते हुए पहले वर्ष से लाभ कमाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को करते हुए आने वाले खेती की समस्याओं के भी निदान को ढूंढ निकाला है। 1975 से खेती व्यवसाय में संलग्न हुआ और 1975 में पहले ही मैंने नेचुरल फार्मिंग, पहले केमिकल फार्मिंग की शुरुआत की। उस समय मैंने रासायनिक खादों का, जहर का अत्यधिक उपयोग किया। कालांतर में मेरी खेती की उत्पादकता कम होने लगी और खर्च बढ़ते रहे। उसके वजह से मेरे ऊपर बाद में आने वाले 90 से 94 के इस काल में मेरे ऊपर कर्ज हो गया, क्योंकि जो मैंने कमाया था केमिकल फार्मिंग में वो सारे मैंने मेरे सुख के साधनों में उसको इन्वेस्ट कर दिया। पास में कैपिटल रहा नहीं था। बाद में मैंने जो फिर नुकसान उठाया उसमें मेरे ऊपर बड़ा कर्ज हुआ। वो कर्ज होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ये खेती प्रणाली तो हमें कर्ज में डाल रही है, तो फिर मैंने उसके बाद में 1994 से नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की। उसका पहले 4 वर्ष अभ्यास किया कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, कैसे की जाती है। तो उसमें जैसे भास्कर राव जी सावे अपने यहाँ खेती में काम करते हैं। इस नेचुरल फार्मिंग में जापान के मानासो फुकुओका है, उन्होंने सफल खेती की है। तो दुनिया के 2 व्यक्ति भी अगर सफल खेती कर सकते हैं तो मैं भी निश्चित तौर पे कर सकता हूँ। तो इस ढंग से मैंने नेचुरल फार्मिंग में पदार्पण किया। 1994 के बाद मेरे जो अनुभव आए तो उस अनुभव को इस खेती में मैंने पूरा उतारा। ये खेती मैंने सन 2005 में मैंने इसे हाथ में लिया। 2005 से इस भूमि पे मैंने नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की, इसलिए कि
कि लोगों का मानना था कि इस नेचुरल फार्मिंग में पहले वर्ष मुनाफा कम मिलता है, तो उनकी ये भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने इस खेती की इस नई भूमि पे नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की। ये आप जो देख रहे हो 35 एकड़ का पूरा फार्म है। इस 35 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग शुरुआत करते समय अब मुझे इतना ये ज्ञान हो चुका था कि हमारे राष्ट्र के सामने खेती में क्या समस्या है, हमारी खेती में क्या समस्या आने वाली है, हमारे राष्ट्र के सामने क्या समस्या आने वाली है, उन समस्याओं को नष्ट करने के लिए मैंने इस नेचुरल फार्मिंग में वो पूरे अनुभव उतार लिए। तो आने वाले कल में इस राष्ट्र की खेती के सामने कई समस्याएं पैदा होने वाली है। उन समस्याओं को जानकर मैंने उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है उस दिशा में यहाँ पे प्रयोग किए। तो उसमें किसानों की भी खुशहाली होगी और राष्ट्र की भी खुशहाली होगी, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे। तो अब आने वाले कल में खेती की प्रमुख समस्याएं जो है वो है एक पर्यावरणीय क्षति से जो खेती की उत्पादकता कम हो रही है उसको विकसित करना, दूसरा यहाँ की मिट्टी की सुरक्षा करना, मिट्टी, पानी और पर्यावरण, इस आधार पे हम खेती को विकसित कर सकते हैं। वो सारे प्रयोगों को पहले वर्ष से मैंने यहाँ पे उतार लिए। इसके सारे अनुभव मैंने वहाँ ले लिए थे उस खेती में, वो पूरे प्रयोग यहाँ उतार कर मैंने इस खेत की मिट्टी को 100% सुरक्षित किया। जिस जमीन में जीव न हो वो जमीन मृत जमीन कहलाई जाती है, जिस जमीन में जीव हो वो सजीव जमीन कहलाई जाती है। तो बिना सजीव जमीन के हमारी उत्पादकता बढ़ नहीं सकती, ये राष्ट्र के सामने आने वाले कल की समस्या है। तो इस जमीन में ये पूरी जमीन को सजीव बना दिया। इस जमीन का पानी 100% खेत का पानी खेत में रोक लिया, यानी जब पानी 100% खेत में रोक लिया तो जमीन का अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है जो नीचे जा रहा है, लगातार खतरे के निशान तक चले गया है, उसे ऊंचा लाने का काम कर रहा हूँ। तो उसे ऊंचा ला रहा हूँ तो जमीन का अंदरूनी तापमान जो नष्ट हो रहा है या उसमें बदलाव आ रहा है, उसके वजह से फसलों के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है। उस तापमान को नियंत्रण में लाने की एक ये प्रणाली विकसित की है। साथ ही जब पानी को रोक लिया तो 100% मिट्टी रुक गई है। तो ये मिट्टी कितनी बह के जाती थी, प्रति वर्ष 15 टन 1 हेक्टेयर में मिट्टी बह के जाती थी इस खेत की। अब 15 टन यानी ऊपर का सारा एक सुपीक थर अगर हमारा राष्ट्र का बह के जाता है तो आप सोचिए कि ये सारी सुपीक जमीनें हमारी तालाबों में, नदियों में, समुद्र में जाके नष्ट हो जाएगी। तो इस जो इसका जो फर्टाइल सॉइल है उस सॉइल को रोकने का काम हमने पूरी तरह से इसे किया है। इस तरह से पानी को रोका, मिट्टी को रोका। और बढ़ते हुए तापमान की वजह से हम मानव जाति को तो खतरे पैदा ही होंगे, लेकिन साथ में खेती में इसके खतरे पैदा हो रहे हैं। इस बढ़ते हुए तापमान से जो वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव से खेती व्यवस्था को अपरिमित हानि हो रही है। उस बदलाव को रोकने की दिशा में हमने फिर बड़े पैमाने पे यहाँ पे पूरे वृक्षों का निर्माण किया। पहले वर्ष में खेत में हाथ में लेते बराबर हमने पूरे खेत में हजारों वृक्ष लगाए, उन्हें बच्चे जैसा पालने का काम किया। देखते देखते 10 वर्ष में ये वृक्ष बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित होंगे। उस समय यहाँ पे एक पर्यावरणीय वातावरण तैयार होगा। उस पर्यावरणीय वातावरण से इस खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ में पहले वर्ष से अच्छा उत्पाद मिले उसके लिए हमने ये गो संजीवक तैयार किया। और ये गो संजीवक के माध्यम से हमने इसे एक अपना तरीका है, इसका हम जमीन पे फैलाते हैं। पहले वर्ष 1 एकड़ में 5 टंकियाँ फैलाते हैं, दूसरे वर्ष में 4 टंकियाँ, तीसरे वर्ष में 3 टंकियाँ, चौथे वर्ष में 2 टंकियाँ, 5वें वर्ष से हर वर्ष एक फसल में 1 टंकी देते हैं। इस तरह से इसका उपयोग करने की वजह से हमारे खेती की उत्पादकता तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि इसमें हमने ये सारा पर्यावरणीय विकास किया, मिट्टी को रोका, पानी को रोका, तो इससे जमीन की सुपीकता तो बढ़ेगी, लेकिन इसे अत्यंत समृद्ध बनाने के लिए गौ माता का सहारा लिया। उनके द्वारा जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हमने एक प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। और ऐसी 200 लीटर की टंकियों में गाय का ताजा गोबर, एक टंकी में 60 किलो, 5 लीटर गौमूत्र और 250 ग्राम गुड़, ये हमने इसे 10 दिन इसमें फर्मेंट होने दिया। वो फर्मेंट होने के बाद ये कई जीवाणुओं से जो रचनात्मक काम करते हैं फसलों की वृद्धि के लिए, तो ऐसे उसका गुणात्मक वृद्धि होती है। उनके गोबर में जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणुओं की गुणात्मक वृद्धि होकर ये एक बढ़िया संजीवक तैयार होता है। ये संजीवक फिर हम पानी के सहारे पूरे खेत में प्रवाहित करते हैं। इस तरह से पहले वर्ष से इसका उपयोग करने से इस भूमि का उत्पादन बढ़ने लगा। बाद में फिर इसी संजीवक का प्रयोग हम लोग
खेत का बायोमास अब ना जलाते हैं ना कहीं फेंकते हैं उसे, उसको फिर रीयूज करने का हमने एक तरीका बनाया। तो जगह पे एक बड़े पैमाने पे गोबर खाद तैयार करने की एक सिस्टम हमने पैदा की। उसमें वो हम क्या करते हैं, जैसे बारिश में देख रहे हो इस टंकी में वो गो संजीवक है। ये गो संजीवक में कई प्रकार के बड़े पैमाने पे जीवाणु विकसित होते हैं और रचनात्मक जीवाणु होते हैं। वो फसलों की पौध के लिए विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त जीवाणु होते हैं, जो जिनकी संख्या गुणात्मक रीति से बढ़ती है। इस तरह से इसका उपयोग हम पानी के सहारे जब सिंचाई करते हैं तो पानी के सहारे इसका पूरा खेती में पहले वर्ष से उपयोग करने लगे इस खेती में, इसलिए भी इस खेती की पहले वर्ष से उत्पादकता बढ़ने लगी। साथ ही जो खेती बाद में हम ये पूरा जो खेत का बायोमास होता है, अगर हमें तात्काल जमीन तैयार करनी है तो इसके ऐसे ढीग लगा देते हैं बड़े बड़े, जैसे आप ये ढीग देख रहे हो वो उसके पीछे ऐसी लाइन लगी है, ढीगों के बैल चल रहे हैं वहां से, वो पूरा बायोमास ऐसा जमा करके रख दिया। इन बायोमास के ऊपर हम ये संजीवक फैला देते हैं। फिर बारिश में अगर इसका उपयोग ना हो तो हम क्या करते हैं, जगह जगह हमारे खेती में पूरा बायोमास ऐसे जमा करके रखा हुआ है, ये बायोमास के ऊपर हम ये संजीवक पूरा डाल देते हैं। तो ये संजीवक में कई प्रकार के जीवाणु हैं जो उसे उत्तम खाद में तुरंत कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस तरह से सारे बायोमास का जो कचरा है खेती का, उसको तुरंत खाद में ये गो संजीवक के द्वारा उत्तम खाद में कन्वर्ट करके वो खाद फिर हम बाद में उपयोग में लाते हैं। उसके वजह से तेजी से खेती की उत्पादकता बढ़ती है। इस खाद में फिर सारे एनपीके न्यूट्रिएंट निर्माण होते हैं जो फसलों के लिए बिना कोई खर्च किए, ये सारा बायोमास बिना खर्चीला है। ये गोधन हम जिसको उपयोग में ला रहे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गोधन से हम इस तरह से खेती की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। इस तरह से वो खाद तैयार कर रहे हैं। ये संजीवक उसमें जैसे जैसे डालते जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे वो एक नई खाद की फैक्ट्री तैयार होती जाती है। और वो बिना खर्च की गोबर खाद, यानी वो बिना खर्च का कई जीवाणुओं से समृद्ध ऐसा खाद हमें उपलब्ध होता है। ये खाद का उपयोग हमने पूरे खेती में लगातार किया, तो पहले ही वर्ष से हमारी खेती अत्यंत मुनाफे में चल रही है। इस खेती में बहुत बड़े पैमाने पे जैसे अनेक जीवों का निर्माण होने की वजह से आज जिस खेती को हमने, इस खेती को जब हमने हाथ में लिया था तो यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन रेशियो था 0.5, आज वो 2 तक पहुँच गया है। ये सारा हम समझते हैं कि निसर्ग की ये कृपा के वजह से सब हो रहा है, गौ माता की कृपा से सब ये हो रहा है। इसकी वजह से हमारी खेती की उत्पादकता बढ़ते जा रही है। अब इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये गो संजीवक का आपको प्रत्यक्ष वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पानी में डालते हैं। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपने बताया कार्बन कंटेंट, ये 2 पर बढ़ने से इसके क्या लाभ होते हैं? नहीं, जो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो होती है ना, तो उसमें जो कार्बनिक ये डेवलप होती है, इसका मतलब ही आपकी जमीन ये सजीव होते जा रही है और सजीव जमीन से ही उत्पादकता बढ़ सकती है। तो वो ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से कई प्रकार के फसलों को लगने वाले एनपीके न्यूट्रिएंट्स ये समान मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं फसलों को, इसका निर्देशांक है। ये जो आपने बताया कि आपने पानी के स्तर को ऊंचा किया, ये आपने किस तरह से किया? पहले तो हमने एक तो इस खेती में बड़े पैमाने पे जीव तैयार हुए। अब केचुआ है तो जमीन में छिद्र करेगा, तो जब जीव निर्माण हो रहे हैं तो उन जीवों के माध्यम से छिद्र निर्माण हो रहे हैं, तो उन छिद्रों से पानी जमीन के अंदर गया। वो पानी जमीन के ये जीवों ने सहायता की, लेकिन इसके बावजूद भी पानी बहुत जाता था, बह के जाता था। तो फिर ये कंट्रोल प्रणाली विकसित की। इस कंट्रोल प्रणाली से हमने, यानी इसको 0 लेवल कहते हैं, इस प्रणाली से रोका। बाद में 1 हेक्टेयर के पीछे एक गड्ढा बनाया, वहां से भी अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो उस गड्ढे में जाकर रुकता है। वो 100% उस गड्ढे में जाकर हमने पानी को रोका। इस तरह से 100% बारिश का आने वाला पानी खेत में रोक दिया। अब खेत में रोक दिया तो वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से हमारा पानी हमने स्वयं तैयार किया। इसलिए हम कहते हैं पानी के विषय में हम स्वावलंबी है। लेकिन ये स्वावलंबन साध्य करते हुए सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हमारी खेती की उत्पादकता बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी का बहना रुक रहा है इस खेती का। इसलिए मिट्टी ये हमारी, जैसे हम गौ माता कहते हैं, वैसे मिट्टी भी हमारी एक माता ही है। उसका भी रक्षण करना हर तरह से हमारा पहला कर्तव्य किसानों का है।
जैसा अब मैंने आपको जो संयोग के बारे में पूरा बताया कि इसका मिश्रण कैसे तैयार करते हैं, वो मिश्रण तैयार होने के बाद इस तरह से वो टोकने में लिया जाता है और इसमें फिर वो बाई अंगूठे जैसी घाट ठोकते रहती है पानी को घेरे नगर। ये फिर ये पूरा संयोग इसमें पानी के साथ हम छोड़ते हैं, ये पानी के साथ पूरी खेती में प्रवाहित होता है। तो यानी इसमें के जो जीवाणु है वो सारे हमारी खेती में प्रवाहित हो रहे हैं। वही जो रचनात्मक काम करते हैं वो जीवाणु सारे जब इस खेती में फैल जाते हैं तो ये पूरी कंट्रोल प्रणाली से यहाँ पे बुआई हुई है, समान मात्रा में उसे मिलता है, इसलिए पूरी फसल ये यूनिफॉर्म साइज में दिखती है इसके बाद में, क्योंकि पानी का नियोजन यूनिफॉर्म साइज में जो संयोग दे रहा है वो सही के मात्रा में फैल रहा है। इस तरह से सारा एक यूनिफॉर्म नियोजन होने की वजह से वो इस दो संयोग की वजह से एक इसका बढ़िया इसका उत्पाद मिलता है। इस तरह से ये संयोग का लाभ होता है। ये संयोग देने का ये तरीका है इसका। ये इस दही से अगर हम अंगूठे जैसी दाल डालते हैं तो 1 एकड़ में 1 टंकी समाप्त होती है। 1 एकड़ के लिए 1 टंकी की ध्यान 200 लीटर ये पर्याप्त मात्रा है इसकी खाद। ये मैंने आपको बताया कि हम खेत का पानी खेत में 100% रोक लेते हैं। तो पहले मैंने आपको बोला कि जीवों के माध्यम से, फिर वो कंट्रोल प्रणाली जो अभी आपने सिंचाई करते समय देखी कि वो 0 लेवल है और उसकी डेप्थ है करीब 15 सेंटीमीटर। तो वो 15 सेंटीमीटर पानी जब बारिश का आता है तो वो 15 सेंटीमीटर जगह पे रुक जाता है। कोई एक ही दिन में 15 सेंटीमीटर होता नहीं या 1 घंटे में होता नहीं, वो पूरे दिन में लगातार कम से होता है। इस तरह से वो पानी को हमने वहाँ रोक लिया। तो उसमें से भी अगर ओवरफ्लो हुआ तो 1-2.5 एकड़ के पीछे ऐसा एक गड्ढा हर पूरे खेत में बनाया हुआ है, यानी हर 2.5 एकड़ के पीछे। तो इसके लिए हमने ये सब पूरा काम स्वश्रम में से निर्माण किया है। इसके लिए हम किसी के ऊपर पराश्रित नहीं थे, क्योंकि ये मेरा काम स्वयं का है। मेरा मिट्टी बचाना मेरा काम है, मेरा पानी बचाना मेरा काम है। तो इस दृष्टि को ध्यान में रख के ये पूरे काम रचनात्मक काम, जब हमें खाली समय था, खेत में कोई काम नहीं है, उस समय हमने ये रचनात्मक काम किया और ये गड्ढा खोदा। तो पहले पानी रुका जीवों के माध्यम से, फिर कंट्रोल के माध्यम से, फिर बह के आया तो ये गड्ढे में पूरा पानी रुक गया। इसकी साइज हमने 10 बाय 20 फीट बनाई है। ऐसी 20 फुट लंबा है, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा है। इस तरह का गड्ढा इसलिए बनाया, 10 फुट गहरा इसलिए किया कि इसका जैसा 10 फीट का प्रेशर मिलता है तो पानी वो प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर जाता है, इसलिए पानी के प्रेशर से पानी अंदर। इस तरह से हमने पूरा 100% खेत का पानी खेत में रोका। अब इस गड्ढे को बनाते समय इसका जो मटेरियल निकला उससे हमने रोड बना लिया। अब ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमेशा हमें लाभदायी हो गया। यहाँ टनों से माल निकलता है, जगह पे आके माल ट्रांसपोर्ट भर देता है। एक गड्ढे के निर्माण में हमें 10,000 रुपये खर्च हुआ होगा अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हमारा प्रति वर्ष 15,000 ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बच गया। इस तरह से हमें गड्ढा ये मुनाफे में हुआ और ये मुनाफा कमा के दे रहा है। क्या कमा के? ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बचा, पानी पूरा 100% रुक जा रहा है, पानी के साथ मिट्टी रुक जा रही है 100%। इसका आकलन करें तो इसका मुनाफा आप देखिए तो ये कल राष्ट्र के लिए मुनाफा है। कल के राष्ट्र के लिए हमें पानी लगेगा, हमें सजीव मिट्टी लगेगी। इस तरह से मिट्टी को भी रोका हमने, पानी को भी रोका 100%, और यही माध्यम से कई खर्च हमने बचाए हैं। वो रोड रेडी बोलिए। हाँ, ये पानी का जो हमने गड्ढा किया उसमें का जो मटेरियल निकला उस मटेरियल से हमने ये रोड तैयार कर लिया। यानी जगह जगह गड्ढे बना रहे हैं तो पूरे खेती में रोड बना लिए। तो पूरे खेती में एक गड्ढे के ऊपर अगर हम उसको, वैसे तो हमारा जो श्रम था वो व्यर्थ का जो फालतू समय था, उस समय में हमने जो खाली समय था उस समय में गड्ढों का निर्माण किया, इसलिए हम अर्थ के दृष्टिकोण से उसे नहीं जोड़ते। लेकिन अगर जोड़ा जाए तो 10,000 रुपये हमने खर्च भी किया होगा एक गड्ढे पे। तो वो गड्ढे से हमारा ये रोड तैयार हो गया। ये रोड तैयार हुआ है, यानी इस इलाके का माल ट्रांसपोर्टिंग करने का खर्च हमें, अगर हम सिर पे ले जाके वहाँ अगर उसकी ढुलाई करते तो प्रति वर्ष 15,000 रुपये सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टिंग का खर्च लगता है। लेकिन ये रोड हो जाने की वजह से ऑन द स्पॉट अब पूरा माल जगह पे हम भर लेते हैं। ट्रैक्टर में भरो या किसी भी गाड़ी में भरो, यहाँ टनों से माल निकलता है। वो जगह पे भर लेने की वजह से सालाना कम से कम 15,000 रुपये ये ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हमारी बच गई। यानी एक गड्ढे ने कितना निर्माण काम किया, पानी का निर्माण किया, मिट्टी का निर्माण किया, साथ ही रोड का निर्माण करके कई खर्चे हमारे सामने के भविष्य के बचा लिए और सुविधाजनक खेती व्यवस्थापन के लिए उपयोगी हो गए। सर, ये जो आज देश में किसानों की दुर्दशा हो रही है, विदर्भ में, महाराष्ट्र में लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं किसान, ये जैविक खेती किस हद तक उन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकती है? मूलत तो आत्महत्याएं ये जो हो रही है ना, इसको हमें गहराई से समझना होगा।
तब हमें जैविक खेती का महत्व समझ में आएगा कि जैविक खेती का क्यों महत्व है, किस ढंग से हमारे किसानों को और देश को बचा सकती है ये जैविक खेती। तो पहले तो हम जाते हैं आत्महत्याओं पे कि क्यों हो रही है। हमारे खेत की पूरी पर्यावरणीय व्यवस्था नष्ट हो जाने से जो जीवों के आधार, जीवों की जो मदद थी वो खेती प्रणाली में पूर्णतया नष्ट हो गई, यानी वहाँ पूरी मृतता आ गई। उसके वजह से खेती की उत्पादकता घट रही है। दूसरा, हम लोगों ने हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा के बड़े पैमाने पे यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण फैला दिया है। औद्योगिक प्रदूषण फैलाने की वजह से तापमान में जो वृद्धि हो रही है उससे वातावरण में बदलाव आ रहा है। वो वातावरण के बदलाव की वजह से किसान नष्ट हुए जा रहा है। क्यों, उसका मैं बतलाता हूँ। वातावरण में जैसे बदलाव किया माने क्या, सातारा, सांगली, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में जिस समय महापूर आ रहे हैं तो वहाँ की खेती पूर के वजह से उजाड़ हो रही है। उस समय विदर्भ में सूखा है तो विदर्भ सूखे के वजह से नष्ट हो रहा है। यानी जो वातावरण का बैलेंस होना चाहिए वो नष्ट हो गया, उसका बदलाव आ गया है। आपके जोधपुर, जैसलमेर में चेरापूंजी हो रहा है तो चेरापूंजी में सूखा है उस समय में। तो ये जो पूरे देश के लिए खतरे खेती के लिए मंडरा रहे हैं तो ये वातावरण के बदलाव की वजह से। तो ये जो खतरे है उससे जो खेती पे आघात होता है, यानी सांगली, सातारा, कोल्हापुर में महापुर से जो मिट्टी बह गई तो मिट्टी बह गई यानी खेती की सुपीकता वहाँ की नष्ट हो गई। इस तरह यहाँ पे पानी नहीं हुआ तो यहाँ की फसलें सूखने की वजह से नष्ट हुई। इस तरह से पूरे देश में एक ये जो नैसर्गिक आक्रमण हो रहा है हम मानव निर्मित द्वारा है, इसके प्रभाव हमारे खेती व्यवस्था के ऊपर होने की वजह से हमारी खेतियाँ लगातार खर्चीली हो रही है और कम उत्पाद की हो रही है। उसके वजह से हम लगातार इसमें नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए ये आत्महत्याओं के ये मूल कारण है। अब इन मूल कारणों को हमें विकसित करने के लिए जो प्लानिंग करनी होगी तो कल की जैविक खेती की प्लानिंग ये होगी, हमारी खेती की सफलता। अभी मैंने आपको बताया कि खेती खर्चीली हो रही है, केमिकल का यूज हो रहा है, बहुत महंगे है, जहर बहुत महंगा है खेती में, और जो भी बातें हैं ये सारी महंगे लग रहे हैं, लेकिन खेती की उत्पादकता घट रही है। तो अब तरीका यही है कि खेती के खर्च कैसे कम किए जाए, खेती में लगने वाले फसलों को लगने वाले एनपीके न्यूट्रिएंट्स बिना खर्च के कैसे हासिल किया जाए। ये जब तरीके हम खेती में लाते हैं उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती कहते हैं। तो जीवों के आधार पे इन सारे एनपीके न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करने का एक तरीका मैंने आपको जैसे गाय के गोबर का, गोमूत्र का, इनका उपयोग बताया। तो उसकी वजह से हमारे खेती की यानी उत्पादकता, जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, खेती की सॉइल फर्टाइल होती है। साथ ही हम खेती में अब बड़े महंगे तंत्र उपयोग में नहीं लाते, किसी ट्रैक्टर का ही नहीं, तो हम बैलों से खेती कर रहे हैं। बैलों से खेती कर रहे हैं तो ये भी हमने गोमाता नहीं प्रदान की है। तो इनके जो वजन है शरीर का और इनके खुरों से जो एक वैज्ञानिक कारण है उसके तो अभी कई शोध चल रहे हैं, लेकिन जब बैल चलता है तो उसके बैल चलने की वजह से उसका वजन नहीं गिरता जमीन पे, लेकिन ट्रैक्टर का वजन जब गिरता है तो हमारे यहाँ के जीव जो जमीन में छिद्र बनाते हैं वो छिद्र पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इनके वजन से वो छिद्र नष्ट नहीं होते। अब इनमें कोई डीजल लगता नहीं, कोई पेट्रोल लगता नहीं, तो उसके ट्रैक्टर के मुकाबले आज हमें ये सस्ता भी होता है। यानी हर जगह हमें सस्ती खेती करनी होगी, खाद हमें सस्ते ढंग से बनाना होगा, जो नेचर से बिना खर्च के जो पैदा होता है ऐसे खाद बनाने की प्रक्रिया, इन बैलों से खेती। तो ये खेती कर रहा है तो यहाँ के ग्रामीण जीवन को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ट्रैक्टर, एक ही ट्रैक्टर 100 एकड़ का काम कर देगा, लेकिन यहाँ 25 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगी इस जैविक खेती में। यानी ट्रैक्टर्स का डीजल भी बचेगा और नया रोजगार व्यवस्था भी निर्माण होगी। तो जैविक खेती के ये मूल कारण है। इस तरह से गोवंश से हम इसका लाभ लेते हैं। तो ये जो जैविक खेती का ये जो महत्वपूर्ण अंश है, ये अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये जो किसानों की आज के डेट में जो आर्थिक जो उनकी दुर्दशा हो रही है और ये जो आत्महत्याएं हो रही है खासकर महाराष्ट्र में, क्या ये कम हो सकती हैं, क्या ये रुक सकती हैं? हमारे यहाँ की जो राजकीय स्वार्थ है इतना जबरदस्त है कि राजकीय स्वार्थ के वजह से हमारे खेती की दुर्दशा हो रही है। सही मायने में तो हमारे श्रम को शक्तिहीन किया जा रहा है। तो वो श्रम शक्ति निर्माण करना, गोमाता जैसे और अन्य जीवों का सहारा लेके खेती करना, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो सारी मूल जड़ है हमारे यहाँ का राजकीय वातावरण। हमारा राजकीय पक्ष इस देश में भयानक बड़े पैमाने पर दारू निर्माण करके दारू की व्यवस्था, दारू की संस्कृति हमारे देश में ला दी। उस दारू के संस्कृतियों ने हमारे श्रम को शक्तिहीन कर दिया। इस वजह से आज हमारी खेती में जो 100 किलो का श्रम चाहिए वो 25 किलो का भी श्रम उपलब्ध नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राजकीय समस्या हमारे सामने है। इस समस्या का निराकरण हो तो बाद में सब मार्ग खुल जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है।
तो और इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो मतलब इसका अगर प्रयोग हो तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी और वो अपना किसानों को और सुलभ रूप से जो खेती उनको उपलब्ध होगी। इस तरह श्रम शक्ति अगर हम बचाते हैं, श्रम शक्ति को विकसित करते हैं, तो नेचर में जब जुड़ते हैं, राजकीय निर्णय ऐसे ना हो कि जो श्रम शक्ति के देश का नाश करे। तो इन जो जीवों के आधार से, गोमाता के आधार से, उनके गोमाता के जो द्वारा प्राप्त हुए बैलों से हम खेती करते हैं, तो हमारी खेती के खर्च कम होने चालू हो जाते हैं। इस तरह से खर्च कम होते हैं और ज़मीन जैसे एक सजीव होती है तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और खर्च कम होते हैं। जब ही खेती लाभदायक होगी, जब ही हमारे लिए पानी नेचर के द्वारा निर्माण होगा, पवित्र अनाज निर्माण होगा, वो अनाज हम खाएंगे तो हमारी श्रम शक्ति का विकास होगा। जहर का पकाया हुआ अनाज खाएंगे तो श्रम शक्ति का भी नाश होगा। इसीलिए सर्वांगीण विकास ये खेती का, जैविक खेती का मूल आधार है। किसानों पे जो कर्ज है वो कम होगा, वो सारे जब उसको कर्ज लेने की काम ही नहीं गिरेगा बाद में, क्योंकि ये बिना कर्ज की खेती है। यहाँ पे कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता है, कोई खाद के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है, कोई कीट नियंत्रण के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। बीजों का स्वावलंबन धीरे धीरे किसान सीख जाएंगे। इस तरह से एक स्वावलंबी खेती ये हम गौ माता के आशीर्वाद से कर पाएंगे। अंततः मैं आपको शॉर्टली ये कहना चाहता हूँ कि जैविक खेती को सफल बनाने के लिए हमें मिट्टी का विचार करना होगा, पानी का विचार करना होगा और पेड़ों को अब काटने के बनिस्पत खेतों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का निर्माण करना होगा। तो ये पर्यावरणीय जब हम विकास साध्य करेंगे तो हमारी खेती सफल होगी। इस खेती की सफलता में हमने 3 प्रकार के स्वावलंबन प्राप्त किए। एक जमीन का स्वावलंबन, पानी का स्वावलंबन और तीसरा बीजों का स्वावलंबन। जब ये स्वावलंबन सब हो गए, यानी हमारे खेती में निःशुल्क ये पैदा हो रहे हैं। अब निःशुल्क व्यवस्था जब पैदा हो गई तो निःशुल्क प्राप्त हो रहा है, यानी खेती के खर्च ये पूरी तरह से निकल गए, कम हो गए। अब ये श्रम पे आधारित खर्चा खेती हो गई है, तो श्रम का पैसा, गांव का पैसा गांव में रहता है, वो भी एक रचनात्मक विकास होता है। तो ये 3 स्वावलंबन, जमीन का स्वावलंबन, जमीन के स्वावलंबन के तहत अब हमें किसी भी प्रकार का कीट नियंत्रण नहीं करना पड़ता, किसी भी प्रकार का खाद नहीं लाना पड़ता। जब लाना नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का बाहर से, तो हम पैदा कैसे करते हैं? तो 4 बातों के आधार हमने इसके प्रमुखतया लिए हैं। एक, गाय का आधार लिया, गोमाता ने हमें बहुत आधार दिया। गोमाता की वजह से हमारी जमीन की उत्पादकता भी बढ़ी और कई काम हमारे प्रशस्त हुए। दूसरा आधार लिया हमने वृक्षों का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कल की खेती बचानी है तो वृक्षों का आधार लिए बिना कल की खेती नहीं बचा पाएंगे। तो जब कल के समस्याओं को जान के हमने पेड़ों का निर्माण किया तो ऐसा लगा कि पेड़ों की भूमिका कई स्रोतों से खेत में खाद की सप्लाई और कीट नियंत्रण का काम पेड़ करते हैं। कीट नियंत्रण का काम इसलिए करते हैं कि पेड़ों पे पक्षी आते हैं, एक एक पक्षी 200 इल्लियां खाने की क्षमता रखता है। जब ऐसा अनुकूल वातावरण खेती में हो जाए तो उन पक्षियों के माध्यम से कीट नियंत्रण, और जब पक्षियों का पेट भर गया तो उनकी विष्ठा ये खाद के रूप में खेत में लगातार फैलती है। साथ में ही पेड़ों की पत्तियां हवा से, पानी से लगातार खेती में फैलते जा रही हैं। इस तरह से पेड़ ने कीट नियंत्रण का भी काम किया, खाद का भी काम किया। उसी तरह गोमाता ने कीट नियंत्रण का भी काम किया, यानी गोमूत्र से कीट नियंत्रण भी साध्य हुआ, साथ ही खाद का भी काम हुआ। गोबर से कई प्रकार के जीवाणु विकसित हुए, गोबर से जमीन की सुपीकता बढ़ी। इस तरह से गाय ने भी कीट नियंत्रण का काम किया, खाद का काम किया। उसी तरह पेड़ों ने कीट नियंत्रण का काम किया, साथ ही खाद का भी काम किया। इसी तरह तीसरा सहायता हमें जो मिली, पेड़ हुए तो पक्षी की वजह से सहायता मिली। चौथा काम फसलों के अवशेष, मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे हम फसलों के अवशेष जमा करके उसकी उत्तम खाद बना के वही खाद हम खेत में वितरित करते हैं। यानी जो गोमाता के पेट में जाता है उससे गोबर मिलता है, वो गोबर पूरे खेती की उत्पादकता बढ़ाने के काम आता है। जो बायोमास, जो हमारे गोमाता के हम चारे के रूप में उपयोग में नहीं लाते, उसे खेतों के इसमें बड़े बड़े ढीक बना के उसका जगह पे खाद तैयार करते हैं। तो ये बिन खर्चीले खाद है, श्रम के द्वारा सिर्फ निर्माण की हुई व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए हमारी खेती ये लगातार लाभ की ओर जा रही है। दूसरा काम हमने किया कि अब खेती को और अधिक लाभदायी बनाने के लिए पानी की, मेरा पानी मैं स्वयं तैयार करूंगा, ऐसी हमने एक जिद बना ली। इसके मातहत हमने हमारे खेत का पानी खेत में छोड़ा और वो पानी जब हमने जांचा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो स्वावलंबी हो गए। तो 2003-2004 वर्ष में, इस वर्ष में इसका डेटा बनाया हमने। उस वर्ष 100 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। 1 सेंटीमीटर पानी जब 1 हेक्टेयर जमीन पे गिरता है तो उसका माप होता है 1 लाख लीटर।
हमने उस वर्ष जिस वर्ष डेटा तैयार किया उस वर्ष 100 सेंटीमीटर बारिश हुई। हमारा 12 हेक्टेयर का हमने डेटा तैयार किया। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 करोड़ लीटर पानी। जिस वर्ष हमने इस भूमि पे डेटा बनाया उस वर्ष 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी 100 लाख लीटर 1 हेक्टेयर पे पानी गिरा। 12 हेक्टेयर का है तो उसी हिसाब से 1 करोड़ 1 हेक्टेयर के हिसाब से 12 करोड़ लीटर पानी पूरे हमारे भूमि पे गिरा। अब 12 करोड़ लीटर पानी भूमि पे गिरा, उसका नेचुरल भाग है तो 30% वो पानी हवा में उड़ गया, बाष्पीभवन हो गया। 30% पानी निकाल दिए उसमें से, तो 8 करोड़ 40 लाख लीटर हम खेत का पानी 1 लीटर भी बह के जाने नहीं देते। वो पानी पूरा भूगर्भ में डाला, फिर उसका रीयूज करना, फिर से पुनर्उपयोगिता, उसकी जांचने के लिए हमारे यहाँ 5-5 हॉर्स पावर के 2 पंप है। उन पंपों से उसकी उपयोगिता जानी कि हम जमीन के अंदर से कितना पानी निकालते हैं। एक तरफ तो 8 करोड़ 40 लाख लीटर डाल दिया हमने, फिर एक पंप 1 घंटे में कितना लीटर जमीन से निकालता है इसका आकलन किया। 36,000 लीटर पानी एक घंटे में एक पंप जमीन से निकालता है। वर्ष भर लगातार कितने घंटे कार्यरत है इसका हमने अभ्यास किया सूक्ष्म में, तो 800 घंटे पूरा लगातार वर्ष भर वो कार्यरत होता है। अब 36,000 को 800 से हमने जब गुना किया तो उसका फिगर मिला 2 करोड़ 88 लाख लीटर। अब 2 करोड़ 88 लाख लीटर पानी हम एक पंप से जमीन के अंदर से निकालते हैं। 2 पंप हमारे यहाँ कार्यरत है, उनको एकत्रित किया 5 करोड़ 76 लाख। यानी ये महत्वपूर्ण इसलिए कि कितना पानी कितना हमें नेचर देता है, इसीलिए ये डेटा यानी एक मैं जो आपको बता रहा हूँ कि उसका कितना महत्व है कि हर किसान अगर रोकने लगे तो गांव में पानी होगा। तो 2 पंप है, 2 पंप से हमने जो पानी खींचा वो एकत्रित किया तो 5 करोड़ 76 लाख लीटर उसकी मेजरमेंट हुआ है। 5 करोड़ 76 लाख लीटर पानी हम जमीन के अंदर से शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम शोषण नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले भर दिया, पहले दिया फिर लिया, लेकिन लिया इतना कि भरा ज्यादा और लिया कम। एक तरफ 8 करोड़ 40 लाख लीटर पानी हम जमीन के अंदर डाल रहे हैं और 5 करोड़ 76 लाख लीटर हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, यानी डाल रहे ज्यादा निकाल रहे कम। अंडरग्राउंड वाटर टेबल कितने से ऊंची लाई तो उसमें से माइनस किया तो 2 करोड़ 64 लाख लीटर पानी हमने जमीन के अंदर छोड़ दिया, अतिरिक्त संग्रह। इस तरह हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊंचा लाने का काम कर रहे हैं। जब ये राष्ट्रव्यापी अगर ये योजनाएं हम क्रियान्वित करेंगे तो ये जैविक खेती का ही जब आधार लेंगे तो पानी ये हमारे लिए कल के इसमें समस्या नहीं होंगी। कल पानी के लिए झगड़े होंगे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं नेचर से भरपूर है। हमारी मानसिक इच्छा शक्ति है क्या इस ढंग से कार्य करने की, तो पानी की कोई कमी नहीं, नेचर ने हमें मुबलक दिया है। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई हव्यास करता है तो उसका हव्यास नेचर पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सब मिलके इस दृष्टिकोण को अपनाएं। इस तरह से हमने पानी का स्वावलंबन, यानी हम जमीन में ज्यादा डाल रहे हैं कम निकाल रहे हैं, इससे जो उत्पाद निकाल रहे हैं तो 12 एकड़ में 450 टन सब्जियों का और अनाजों का उत्पाद हम निकालते हैं। इतना हमारा केमिकल फार्मिंग में भी नहीं था, क्योंकि इसे हमने पूर्णतया विकसित खेती बना दी है। हर दृष्टिकोण से ये स्वावलंबी खेती है और स्वावलंबी होने के बावजूद भी नेचर की पूरी मदद लेते हैं, जिसकी उसकी मदद के वजह से इतना ज्यादा पकता है कि केमिकल फार्मिंग के आंकड़ों को भी इस खेती ने पीछे छोड़ दिया है। इस ढंग से पानी के स्वावलंबन। तीसरा, हमने हमारे खेती को कम खर्चीला बनाने के लिए बीजों का स्वावलंबन निर्माण किया। स्वयं के बीज हम निर्माण करते हैं, स्वयं के बीजों की खेती करते हैं। चौथी सफलता हमारी इस खेती में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जब नेचर से जुड़ गए तो हमने ये जान लिया है कि मेरे जमीन में जो अच्छा आता है वही मुझे लेना है, जो नहीं आता वो नहीं लेना। ऐसा अगर हम पूरे देश में सोचने लगे किसान कि मेरे यहाँ जो अच्छा आता है वही लेंगे, तो हर जगह हर किसान को अच्छा उपज मिलने लगेगी। साथ में सफलता जब मिलेगी, इसके साथ नेचर को समझना होगा कि नेचर ने जो फसल को जो समय दिया है उसी समय अगर वो फसल लेते हैं तो हमारे फसल में किसी भी प्रकार का कीट नियंत्रण करने का काम नहीं रह जाएगा। क्यों? इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर हम फूल गोभी को लें तो फूल गोभी को नेचर ने समय दिया है ठंडी का, पत्ता गोभी या फूल गोभी, इसको ठंडी का समय दिया है, लेकिन हमने हमारी जीवों की आदतें बढ़ा ली है तो हमें बारिश में भी फूल गोभी चाहिए, ग्रीष्म में भी फूल गोभी चाहिए। तो बारिश में जब हम फूल गोभी पैदा करने जाते हैं तो नेचर के खिलाफ जाते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा कीटक पैदा होते हैं। वो कीटों को कंट्रोल करने के लिए हम बेताशा उस पर जहर मारते हैं, यानी वो खाद्य भी हमारा जहरी हुआ, उत्पाद भी हमें कम मिला और खर्चीला भी हुआ और पर्यावरण भी नष्ट किया। लेकिन यही फूल गोभी अगर हम
बारिश की ठंडी में लेते हैं तो नेचर ने उसे ठंडी का समय दिया है, उसका उत्पादन नेचुरली अच्छा मिलेगा और उस पर किसी भी प्रकार का कीट नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की योजनाओं को अगर हम राष्ट्र में फैलाते हैं तो हर किसान ये जहर का उपयोग करना सीख जाएगा, यानी बंद करना सीख जाएगा। इस तरह से नेचर के समय को जानिए। नेचर ने हर फसल को एक समय दिया, उस समय में वो फसल का आप निर्माण कीजिए। तो जब हमारे देश का उत्पाद बढ़ने लगेगा तो श्रम की आप उसका मूल्यांकन होगा, श्रम को अच्छे दिन मिलेंगे, यानी रोजगारी कम होगी। धीरे धीरे जब हम इस तरह से उन्नत खेती करने लगेंगे तो कई रोजगार इसमें से निर्माण होंगे, कई प्रक्रिया उद्योग इसमें से निर्माण होंगे। जैसे हम बारिश में, अब जैसे मैंने कहा गोभी नहीं लेना है ठंडी में, हम सामूहिक ठंडी में अगर गोभी लेने लगे तो बहुत उत्पाद होगा उसका। फिर इन उत्पादों को हम प्रक्रिया के जरिए, किसी को ग्रीष्म में खाना है तो भी ये पवित्र उत्पाद ग्रीष्म में खाइए बिना जहर का बना, तो प्रक्रिया उद्योग चालू होंगे, नए नए रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। इस तरह हम राष्ट्र को भी जिंदा रखेंगे, हम स्वयं भी जिंदा रहेंगे, पर्यावरण भी जिंदा रहेगा, सारे जीवों को अभयदान मिलेगा। जीवों से ही हमारी प्रगति है। धन्यवाद जी। ये आपने बताया कि ये तो बात तो समझ में आएगी कि जैविक खेती से किस तरह से मिट्टी का एवं किसानों को लाभ हो रहा है। ये बताइए कि जैविक खेती से जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको किस तरह से लाभ हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उनके आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह से जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, देश की जनता है, उनको किस तरह से लाभ हो सकता है। जब हम जैविक खेती का उत्पाद निकालने लगेंगे तो वो स्वयं महसूस करेंगे कि उनकी श्रम शक्ति बढ़ रही है। जब उनकी श्रम शक्ति बढ़ रही है तो वो फिर उस श्रम शक्ति के द्वारा उनका अपना आर्थिक विकास भी शहरी लोग साध्य कर पाएंगे। वो जब उनकी श्रम शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक विकास साध्य करेंगे तो वो राष्ट्र का विकास हुआ। यानी उसका खाद्य जब हम सेवन करते हैं तो उसके कितने लाभ होते हैं आखिर तक जाने तक। किस तरह से बढ़ेगी, क्या वो ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से? हाँ, तो आपके पेट में अगर जहर जा रहा है तो आपकी श्रम शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? लेकिन यही नेचुरल टाइम की सारी सब्जियां, अनाज आपके पेट में पवित्र जाएंगे, आपके पेट में पवित्र गए तो वो आपके शरीर को समृद्ध बनाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। उससे आपका पानी शुद्ध होगा, जमीन के अंदर का जाने वाला आज पानी हमने अशुद्ध कर दिया, आप शुद्ध पानी पीना सीखेंगे, शुद्ध अनाज खाएंगे, शुद्ध सब्जियां खाएंगे, तो इन्हीं शुद्धता की वजह से आपके शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा होगी और श्रम शक्ति उससे आपकी बढ़ेगी फिर धीरे धीरे। और आर्थिक दृष्टि से भी हम सबल क्यों बनेंगे? क्योंकि अब हमें श्रम करने की, जहाँ श्रम अधिक हुआ वहाँ अर्थार्जन अधिक हुआ, ये सीधा उसका सिंपल गणित है। और जहाँ तक बीज को ये करने का सवाल आपने क्या बताया था, बीज को कुछ आप करते हैं, बीज को क्या? बीज का स्वावलंबन, हम बीज का स्वावलंबन, ये इसमें गोबर गोमूत्र का क्या योगदान है? तो नहीं, जैसे बीज के स्वावलंबन में नहीं है क्योंकि उसका जमीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जैविक खेती में गोबर गोमूत्र को अब पहले 1960 के दशक में जिस ढंग से उपयोग करते थे उसमें अब कई सुधार हमने कर लिए हैं। इस ढंग से अगर, जैसे मैंने आपको पूरा चित्रण बताया कि हम संचय टंकी में तैयार करते हैं, फिर इसको हम खेतों में उपयोग में लाते हैं, इसके द्वारा बायोमास, बारिश में हमारे पास ये एक्स्ट्रा होता है, जब वो बायोमास के ऊपर इसका पूरा लेयर हम डालते रहते हैं, इस तरह से वो बायोमास में मिश्रित होने की वजह से वही बायोमास उत्तम खाद में कन्वर्ट होता है और यही हमारी खेत की उत्पादकता बढ़ाने के काम में आता है। और प्लाविंग में कैसे? प्लाविंग में उसके बैलों की उपयोगिता होती है। हमें जो बैल मिलते हैं वो जमीन की जो बुआई करते हैं उसके वजह से हमारे जमीन की सच्छिद्रता प्रणाली जीवों के द्वारा निर्मित है, वो क्षति उससे होती नहीं। यही ट्रैक्टर से कर लेते हैं तो पूरी जमीन में सच्छिद्रता प्रणाली नष्ट हो जाती है, उसके वजन से जमीन कड़क होती है। बैलों से करते हैं तो जमीन नरम रहती है उसकी। अब ये बैलों की खेती कर रहे हैं तो ये तो हुआ ही जमीन का, लेकिन जो डीजल लगता है वो डीजल बचता है। डीजल बचा यानी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति खड़ी हुई। साथ ही हम बैलों से खेती कर रहे हैं तो डीजल बचाया, लेकिन इधर रोजगार उपलब्ध कर दिया कि एक ट्रैक्टर अगर 100 एकड़ जमीन करता है तो उसे 20 आदमी जमीन को तैयार करेंगे, इस तरह 20 लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। यानी डीजल के पैसे में से ही 20 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ, डीजल भी बचा, रोजगार भी उपलब्ध हुआ। यानी एक गौ माता के कितने लाभ हमारे खेती व्यवस्था में। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि हर किसान के घर में गाय होना चाहिए और गाय के साथ उनके बैलों की खेती होनी चाहिए। तो श्री सुभाष जी शर्मा से बातचीत से हमें पता चला कि सन 1975 से वो जो केमिकल फार्मिंग के साथ जुड़े हुए थे, किस तरह उन्हें उससे लॉसेस हुए और पिछले 3 वर्षों में उन्होंने जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रारंभ की, प्रथम वर्ष से किस तरह से उन्होंने उसमें लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया।
उन्होंने हमें यह भी बताया कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से मिट्टी की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, देश की आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, किसानों की आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं ग्राहक कंज्यूमर्स के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा लाभदायक है। और गौवंश किस हद तक अपने गोबर, गोमूत्र, अपने खेती की शक्तियों द्वारा इस जैविक खेती में भरपूर योगदान कर रहा है। Krishna, Hare Krishna,